एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर रोज टॉप 50 क्वेश्चन लेके आते हैं लूसेंट में से, जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के सारे इंक्लूड होते हैं। तो आज फिर से मैं आपके सामने ये सेट नंबर 10 लेके हाजिर हूं लूसेंट से, जिसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जी के मैं आपके लिए आज हाजिर हूँ। चलिए बिना देरी के फटाफट से ये जो सेट है, ये जो सीरीज है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए, प्रधानमंत्री पद पे लगातार 2 बारी जवाहरलाल नेहरू भी हुए हैं, इंदिरा गांधी भी हुई और अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री इनमें से क्या किए जाते हैं? नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित क्या होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ना, हमेशा याद रखिए, नियुक्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की जो बैठक की जो अध्यक्षता है वो करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? तो यथार्थ में कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है वो निहित होती है मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद जो है कहीं से भी उल्लेखित नहीं है। इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्रिएट किया जाता है। ठीक है सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था जो है ये क्या है? तो उप प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ इसमें से सही हो जाएगा। राइट, चलिए 7 देखते हैं। 7 में क्या बोला जा रहा है? 7 है हमारा, लोकसभा के विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो ये जो कम से कम जो ये आंकड़ा है ना, ये 10% का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधा और मान्यताएं जो हैं प्रदान की जाती हैं? तो ये हमेशा याद रखिए, कैबिनेट मंत्री के बराबर उसको सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाएंगी। 9 देखते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो देखिए, लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो हमेशा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, कौन करवाता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए, भारत सरकार जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो होता है हमारे एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकारों को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर जो राज्य सरकार को परामर्श देता है वो होता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 15 देखते हैं, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का जो प्रधान होता है वो याद रखें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 16 देखते हैं, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित है? तो केंद्र सरकार के व्यय को कंट्रोल करने का जो शक्ति है वो याद रखें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होती है, याद रखिए हमेशा। 17 देखते हैं, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो नई संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो हुई थी 1991 ईस्वी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो भारत में संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत है ये संसद की नियम समिति के सिफारिश पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के जिस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है वो है भाग 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 20 देखते हैं, 20 में क्या बोल रहा है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक जो है ना सुप्रीम कोर्ट है, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। 21 देखते हैं, देश के 25 उच्च न्यायालयों के में न्यायाधीशों की कुल
स्वीकृत संख्या कितनी है? हमारे कंट्री में टोटल 25 सुप्रीम जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय जो हैं, उसमें न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो ये जो संख्या है ये है 1079। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, राज्य के कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो देखिए राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो हमेशा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है याद रखें हमेशा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है वो है विधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में जो राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन है वो है विधान पालिका परिषद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 30 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो ये जो राज्य के निर्वाचन का जो प्रावधान करती है, विधानसभाओं के जो निर्वाचन का प्रावधान करती है वो करती है अनुच्छेद 170। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो सामान्यतः किसी भी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन है वो हमेशा याद रखें राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 देखते हैं, 1952 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1952 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन चुनाव इसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो तरकुंडे समिति और गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए ये जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35 देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका जो उल्लेख है वो संविधान के याद रखें 7वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 देखते हैं, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो तीनों सूचियों से संबंधित जो है व्यवस्था जो ली गई है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की जो अनुसूची जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है वो है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आपातकाल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इन तीनों घोषणा वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एकमात्र ऐसा राज्य है अपना अलग संविधान जिसका था अब वहां खत्म हो चुका है? तो वो जो राज्य था वो था जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 370 के तहत। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 42, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 क्या प्रदान करता था? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाता था। ठीक है,
नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 43, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो याद रखें बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 44, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अनुभव में असंभव है? किसके अभाव में असंभव है? ठीक है, तो लोकसभा के कार्य का संचालन जिसके अभाव में असंभव है वो है राजनीतिक दल के अभाव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, दबाव समूह जो है राजनीतिक दलों में से किस अर्थ में भिन्न होता है? तो दबाव समूह जो है राजनीतिक दलों में जिस प्रकार से भिन्न होता है वो है वे सत्ता प्राप्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का जो कार्य है वो है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। 47 देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये संविधान संशोधन 52वां के तहत इंक्लूड किया गया था हमारे संविधान में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन संसद के पक्ष परिवर्तन करने से निश्चित करता है? तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे होता है? तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति घोषित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, संविधान ने किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो वो जो किया गया है वो याद रखें 5वां और 6ठा में किया गया है। ठीक है, 5वीं और 6ठी जो है ना संविधान की अनुसूचियाँ हैं इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कहा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा सेट नंबर 10 और सेट नंबर 10 का टॉप 50 MCQs हमने लूसेंट में से आपको करवाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादातर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।